संसद में लगातार बहस चल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तमाम तमाशे हो रहे हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं और एक बात बहुत साफ समझ में आ रही है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, केवल गोल 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 घुमा रही है। वैसे तो इस सरकार को भाषा भी नहीं आती है। कल लश्कर राहुल कहा गया जैसे कोई बहुत बुरी बात हो। अरे भाई, लश्कर राहुल का मतलब होता है राहुल की सेना। तो विपक्ष राहुल की सेना है ही, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं। मैं संसद पर आऊंगा, विस्तार में बात करूंगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको समझना जरूरी है, लेकिन उसके पहले आज सुबह सुबह मेरी निगाह पड़ी एक आर्टिकल पर, एक लेख पर जो अखबारों में छपा हुआ है और जिसे लिखा है CWC की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने। सोनिया गांधी का ये जो लेख है वो गजा के ऊपर है और गजा में जिस तरह का जेनोसाइड हुआ है, जिस तरह की भूखमरी चल रही है, उसमें इजराइल की जो पूरी भूमिका है उस पर यह सवाल उठाता है और नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे कायर कहता है इस बात के लिए कि उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। सोनिया गांधी की लेख की जो शुरुआत है वो शुरुआत हमास द्वारा इजराइल में हमले की आलोचना से होती है। यह बात मैं फिर से साफ कर दूं कि हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था शायद ही दुनिया में किसी ने सपोर्ट किया था। सोनिया गांधी ने यहीं से शुरुआत की है, लेकिन डिटेल में बात की है गजा में जो कुछ चल रहा है, गजा में जिस तरह से बच्चों को भूखा मारा गया, जिस तरह से गजा में इमदाद को नहीं पहुंचने दिया गया, इन सारी बातों पर बहुत डिटेल में बात की है। अब आप यहां पर एक सेकंड रुक जाइए। अगर आप इजराइल फलस्तीन पर मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको बहुत कायदे से यह बात पता होनी चाहिए कि इजराइल के जो सबसे करीबी दोस्त थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने सीधे सीधे इजराइल की मदद की है, हथियार भेजे हैं, पैसे भेजे हैं, सब कुछ किया है। इन सब ने गजा में जेनोसाइड तो नहीं कहा है, लेकिन जो भूखमरी चल रही है, भूख को जिस तरह से हथियार बनाया गया, इमदाद घुसने से रोकी गई, जिसके चलते वहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, बूढ़े भूख से मर रहे हैं, इन सब चीजों की जबरदस्त मजम्मत की है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री केन स्ट्रेमर ने एक लंबा बयान जारी किया, ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी किया, कनाडा ने बयान जारी किया, नीदरलैंड ने तो अपने मुल्क के ऊपर जो मुल्क खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं, यानी उनके अपने मुल्क नीदरलैंड के वजूद के लिए जो खतरा मुल्क हैं, उनमें इजराइल को शामिल कर दिया। स्पेन ने सीधे सीधे बात की और ये सब छोड़ दीजिए, ये भी चलिए छोड़ दीजिए। अमेरिका से बड़ा तो इजराइल का कोई दोस्त हो नहीं सकता। अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो इजराइल 2 मिनट में ढह जाएगा। उस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम को बयान दिया कि अगर कोई यह कहता है कि गजा में भूखमरी नहीं है तो वो झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि स्टारवेशन इन गजा इज अ रियलिटी, यानी गजा के अंदर भूख है, जानबूझकर लोगों को भूखा रखा गया है, इमदाद नहीं पहुंचने दी गई है, एड नहीं पहुंचने दी गई है। इस बात को ट्रंप ने भी तस्लीम किया। लेकिन एक हमारे नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने गजा में भूखमरी पर एक लफ्ज बोलना जरूरी नहीं समझा है। इजराइल के आप अमेरिका से भी ज्यादा करीबी हो गए, करीबी तो क्या होंगे, भक्त हो गए, और या फिर किसी वजह से गुलामी कर रहे हैं। कोई वजह है, अडानी का बिजनेस वो वजह हो सकता है, पेगासस वो वजह हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से इजराइल पर आपकी जबान नहीं खुलती है, या फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर जिस तरह से आपने देश के अंदर माहौल बनाया हुआ है, आपको डर लगता है कि गजा पे अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके जो भक्त हैं वो नाराज हो जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में अब ये मशहूर हो चुका है कि इजराइल के फेवर में, इजराइल के समर्थन में सबसे ज्यादा फेक हैंडल्स कहीं चल रहे हैं, सबसे ज्यादा फेक खबरें कहीं फैलाई जा रही हैं तो वो हिंदुस्तान से फैलाई जा रही हैं। ये हम सब के लिए बायसे शर्म है। अभी कल की घटना आपको याद होगी, कई अखबारों और वेबसाइट्स ने इजराइल द्वारा प्लांटेड न्यूज चलाया खामनेई साहब के खिलाफ। ड्रग्स ले रहे हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, इस तरह की खबरें छपी। और जब ये खबरें छपी तभी मुझे अंदेशा था कि इसका रिएक्शन होगा, और वही हुआ। शाम होते होते ईरान की एम्बेसी जो इंडिया में है उसने ट्वीट किया, लंबा ट्वीट किया
और उस ट्वीट में साफ साफ लिखा इस बात को कि भारत के अंदर मीडिया का एक हिस्सा हमारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ घटिया खबरें फैला रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैंने उसको रिट्वीट करके लिखा था कि गोदी मीडिया ने ठेका ले लिया है सारी दुनिया को हमारा दुश्मन बनाने का। जो ईरान हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, जिससे सैकड़ों बरसों के रिश्ते हैं, हमारे आजादी के पहले के रिश्ते हैं, उससे रिश्ते खराब करने पर तुला हुआ है गोदी मीडिया। क्यों तुला हुआ है? क्योंकि उसको पता है कि सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। वो अच्छी तरह से जानता है कि जैसे गौरव आर्या के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, उनके खिलाफ भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सवाल यही है कि इजराइल का एजेंडा भारत के अखबार, भारत की वेबसाइट्स क्यों चला रहे हैं? ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, इस माहौल में सोनिया गांधी का सामने आना, आर्टिकल लिखना और गजा में भूख से मर रहे लोगों के समर्थन में खड़े होना एक बड़ी घटना है। दुनिया को यह मैसेज देना है कि हमारी सरकार भले इजराइल के गुलाम हो गई हो, इजराइल के सामने उसकी जबान न खुलती हो, लेकिन इस देश का जो विपक्ष है, इस देश के जो ऐसे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है, वो गजा के फेवर में खड़े हैं। आप सोचिए क्या हालात हो गए हैं। ऐसे हालात हैं कि सीपीआईएम जो हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी है, वो मुंबई में गजा के समर्थन में रैली करना चाहती थी। हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी, कहा कि अपने देश के मुद्दों पर बात करो। ये क्या बात होती है भाई? इस देश में ट्रंप की रैली हो सकती है और उसमें मोदी जी कह सकते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन इस देश में गजा के लोगों के समर्थन में रैली हाई कोर्ट को लगता है कि गलत है और देशभक्ति के खिलाफ है। गजा का समर्थन करने से मेरी देशभक्ति पर कैसे सवाल उठता है, खासतौर पे तब जब मेरा मुल्क 1988 में सबसे पहले फलस्तीन को मान्यता देने वाले देशों में शामिल है। जो काम फ्रांस और बाकी यूरोपियन मुल्क अब करने जा रहे हैं, यह हमारा मुल्क 1988 से कर चुका है। हम ट्रेडिशनली फलस्तीन के समर्थक रहे हैं। यही नहीं, हमास हमारे देश में आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता है। हमारे देश की सरकार हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानती है। फिर गजा का समर्थन करना देश का विरोध कैसे हो सकता है? यह सवाल मेरा आपसे है। क्या भारतीय जनता पार्टी देश है? क्या इस देश का राइट विंग देश है? क्या इस देश के ट्रॉल देश हैं जो सारी दुनिया से हमारे रिश्ते खराब करते हैं? कल तक मालदीव को गाली देते रहे और मालदीव में जाके प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। आज ईरान को गाली दे रहे हैं, कल रशिया को गाली देंगे। जो बचे कुचे हमारे दोस्त हैं सबको खत्म कर देंगे। ऐसे में सोनिया गांधी ने आगे आकर ये जो लेख लिखा है, मैं इसके लिए उनको सलाम करता हूं। ये बड़ा कदम है और अच्छी बात है। पहले प्रियंका गांधी भी लगातार गजा के समर्थन में कई सारी चीजें कर चुकी हैं। झोला लेकर गई थी वो, जिस पर जो वहां का कैफिया होता है वो उसकी तस्वीर बनी हुई थी। और अब सोनिया गांधी ने ये लेख लिखा है। ये एक बड़ी खबर है। मैं जानता हूं गोदी मीडिया इसको दबा जाएगी या इसकी आलोचना करेगी या ट्रॉल इसके पीछे आकर मीम बनाएंगे, इसलिए मुझे लगा कि सदन के खबरों पर बात करने से पहले इस पर बात कर लेना जरूरी है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं योगी आदित्यनाथ जी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, पिछला चुनाव जब चल रहा था, दोनों लोगों ने यह दावे किए थे कि जब चुनाव जीत लिया जाएगा उसके 6 महीने के अंदर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे वाला इलाका जो है पुंछ के आसपास का जो इलाका है वो भारत में मिला लिया जाएगा। पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वादा, ये दावा बल्कि मैं कहूंगा आदित्यनाथ जी ने किया था और अमित शाह जी ने किया था। कल संसद में राजनाथ सिंह जी ने लंबा भाषण दिया। मोदी जी तो थे नहीं, मोदी जी अक्सर होते नहीं हैं, लेकिन कल उन्होंने संसद में रक्षा मंत्री जी ने लंबा भाषण दिया और उस भाषण में कहा कि पीओके को कब्जा करना या पीओके वापस लेना हमारा उद्देश्य ही नहीं था, हमारा एम ही नहीं था। तो गौरव गोगोई ने यह सवाल पूछा कि एम क्यों नहीं था? सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आप दावा करते रहते हैं पीओके पीओके, ये क्या केवल अपने भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए? हम तो कहते ही हैं इस बात को कि चाहे योगी आदित्यनाथ कहें चाहे अमित शाह कहें, पीओके की बात सिर्फ भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए होती है जो मोदी जी को 56 इंच समझते हैं, जिनको लगता है कि मोदी जी खुद बंदूक लेके जाते हैं और वहां पर लड़ाइयां लड़ते हैं।
गौरव गोगोई के सवाल का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद की कहानी सुन लीजिए आप, या उससे अलग एक कहानी सुन लीजिए। राजनाथ सिंह खड़े होकर दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान हमारे पास आया और कहा महाराज बस कीजिए, अब हम नहीं लड़ेंगे। यह कहते हुए पता नहीं कैसे कैमरा घूम गया और राहुल गांधी की तरफ चला गया। उसको लगा कि दिखा दे कि राहुल गांधी कितनी शांति से बैठकर रक्षा मंत्री की बात सुन रहे हैं, लेकिन संयोग ऐसा कि उसी समय राहुल गांधी खड़े हो गए। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। और जो ही राहुल गांधी खड़े हुए त्यों ही कैमरा तुरंत घूम गया। कैमरे वाला डर गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी कुछ बोल दें, वो कैमरे में लाइव कैद हो जाए और उसके बाद उनका मालिक कहे, उस कैमरे वाले का मालिक कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने राहुल गांधी को दिखा दिया और इसकी नौकरी ले ले बेचारे की। लेकिन उतनी देर में सब कुछ कैद हो गया। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि क्यों रोकी? आप दुश्मन से लड़ने गए थे, आपका कहना है दुश्मन कमजोर हो गया था, दुश्मन झुक रहा था, और जो ही झुका हुआ दुश्मन कहता है कि अब लड़ाई रोक दो, आपने रोक दी। क्यों रोक दी भाई? अगर रोकनी थी लड़ाई तो इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप अगर पाकिस्तान वाकई झुका हुआ था तो आपको पाकिस्तान के ऊपर शर्तें लादनी थी। आप शर्त लाद देते कि यह लिस्ट है आतंकवादियों की जो तुम्हारे घर में छुपे हुए हैं, इन आतंकवादियों को वापस कर दो, और अगर नहीं वापस करोगे तो हम जंग जारी रखेंगे। आपने जंग क्यों रोक दी? क्या मिला इस जंग से? राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जब कोई एग्जाम देने जाता है तो बच्चे से ये, अगर बच्चा फर्स्ट आता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि कितनी पेंसिल टूटी, कितने पेन टूटे। अगर बाप गरीब है और अगला पेपर भी देना है, यहां एग्जाम खत्म नहीं हो गया। आप खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो दोबारा किया जाएगा। तो अगर बाप गरीब है और कहीं से पैसे का जुगाड़ करके इंपोर्टेड पेंसिल खरीदी है, इंपोर्टेड पेन खरीदा है जिसमें उसकी दिन भर की मजदूरी चली गई है, और अगले दिन फिर एग्जाम देने जाना है और बच्चा जो है पेपर दे के आता है और पेंसिल तोड़ देता है, तो बाप जरूर पूछेगा कि तुम कैसे लिखते हो, तुमको लिखना नहीं आता है क्या कि तुम्हारी पेंसिल टूट जाती है? आप जरा बताइए। आपने भी एग्जाम दिया है, पेंसिल ऐसे कैसे टूट जाएगी? पेंसिल की नोक टूटती है, पेन की निब टूट सकती है, पूरी पेन कैसे टूट जाएगी? तो जो जहाजें थी उन पर थोड़ी बहुत चोट लगी होती, पूरी जहाज कैसे टूट जाएगी? पेंसिल जहाज बन गई। इस देश में गरीब आदमी को घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिलता। राजस्थान में स्कूल गिर गया और राजस्थान का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहता है कि स्कूल बनाने के लिए, सारे स्कूलों का मरम्मत कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, स्कूल बंद करा रहा होता है, और उसमें करोड़ों के, हजारों करोड़ के आप जेट लेकर आते हैं, उस पर कितना कमीशन कौन खाता है पता नहीं। उसके मेंटेनेंस का जो पूरा जिम्मा है वो अंबानी को सौंप देते हैं, जिसने कभी खिलौने वाला हवाई जहाज भी नहीं बनाया। ये करोड़ों करोड़ हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, और आप कहते हैं कि ये सवाल मत पूछो कि कितने जहाज गिरे। आप कहते हैं कोई जहाज नहीं गिरा, तो फिर आपकी मिलिट्री के ऑफिसर्स, आपके सीडीएस इंडोनेशिया में, आपके डिफेंस अटाशी ये बात कैसे कहते हैं कि जहाज गिरा? एक बार आप सीधे सीधे ये बयान क्यों नहीं दे देते हैं कि जहाज गिरे कि नहीं गिरे? गोल 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 घुमाने के अलावा सरकार को कुछ नहीं आता है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, क्या सक्सेस मिली? हालत यह है कि 20 जो बच्चे अनाथ हो गए थे उसमें, जिनके मां बाप शेलिंग में, पाकिस्तान की शेलिंग में मारे गए, उन बच्चों की जिम्मेदारी, उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली। यह काम सरकार का था। सरकार ने युद्ध छेड़ा था जिसके वजह से बच्चे अनाथ हुए। क्या सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि इन बच्चों के लालन पालन, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले सकें? क्या सरकार सिर्फ बुलडोजर लगाकर घर गिराने के लिए है? या फिर सरकार के पास इतनी भी शर्म नहीं थी कि जो लोग शहीद हुए इस शेलिंग में, उनके बच्चों और फैमिली की मदद कर सके? क्या चुल्लू भर पानी संसद में मिलता है? अगर मिलता हो तो सरकार को उसमें डूब जाना चाहिए यह खबर देखकर कि 20 बच्चे जो अनाथ हुए उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले पा रही है, विपक्ष का नेता राहुल गांधी लेता है। और अनुराग ठाकुर उनको लश्करे राहुल कहते हैं। बिल्कुल है लश्कर राहुल का।
जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो उनके पीछे जो चल रहा था लश्कर, वो राहुल गांधी का था। संसद में विपक्ष के नेता के रूप में जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो लश्कर है राहुल गांधी का। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शांभवी चौधरी कहती हैं कि जब संसद पर हमला हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। मतलब मूर्खता के सारे कोर्स पास कर लिए हैं लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। अरे गूगल कर लो, ग्रोक कर लो, इतिहास की किताब तो पढ़ोगे नहीं तो 2001 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब संसद पर हमला हुआ था, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। बात की गई ताज हमलों की, जो मुंबई में ताज पर हमले हुए थे। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया सुले ने खड़े होकर कि हमारी सेना ने, हमारी पुलिस ने जिंदा कसाब को गिरफ्तार किया था। बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में, और ओमड़े जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो क्या उसका नाम था, कसाब को जब पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था। तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी, पेट में गोली लगी थी इसके, और कन्विक्टेड। और मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी को जिंदा हमने पकड़ा था, तब हमारी, मैं नहीं कहती वो हमारा सरकार नहीं गई थी, इस देश की पुलिस थी वहां। मैं नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने की, कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा, हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था उमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। मैं कभी इस मामले में क्रेडिट नहीं लूंगी, इतनी तो इंसानियत रखो। नवंबर 21 में उसको फांसी हुई थी, नवंबर 21 में। हिसाब देती हूँ आपका, पहले कन्विक्ट हुए 2010 में, उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटीशन, एग्जीक्यूशन कैरिड आउट, और नवंबर 2021 में पूना में इसी को फांसी हुई थी कसाब को। ये काम हमने किया है, हमने नहीं किया, सबने मिलके किया है। इन्होंने भी तब साथ दिया था, और जो सच है वो सच है। अब मैं बोलूँ सर कि पहलगाम, पूंछ, राजौरी, इस पे मैं डिबेट पे भी आऊंगी। और उसके बाद की कहानी यह है कि सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए गए थे, पाकिस्तान को अकेला कर दिया गया था। आप 56 लोगों को 25 मुल्कों में भेजते हैं और कोई एक मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होता है। संसद में माहौल बना था सारा कुछ, तब तक अचानक से खबर आने लगी कि 3 आतंकवादी कश्मीर में मारे गए हैं, और तुरंत मीडिया ने यह खबर फैलाना शुरू किया कि इनमें से एक जो है वो पहलगाम वाले हमले से संबंधित है। शाम तक कश्मीर की पुलिस ने कहा कि अभी तो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना किस तरह से गोदी मीडिया माहौल बनाता है। इनका चले तो किसी को उठा के ऐसे ही मार दें, और उसके बाद 2 दिन तक खबर चलाते रहें कि यही वो आतंकवादी है जो पहलगाम में शामिल था। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। सरकार सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से पर्दा डालना चाहती है सारे तथ्यों पर। यह सवाल, ट्रंप का नाम लेने से राजनाथ सिंह बचते रहे, हिम्मत नहीं पड़ी कि ट्रंप का नाम लें। विदेश मंत्री कहते हैं कि बातचीत ही नहीं हुई, तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब देना चाहिए। मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा, ये उनको बोल भी नहीं पा रहे, उनको बोल भी नहीं पा रहे। हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। और मैडम देना चाहिए इस सवाल का जवाब कि आखिर
ट्रंप को कैसे सारा कुछ पता था और आपसे पहले ट्रंप ने दुनिया को कैसे बता दिया और उसके बाद 29 बार कैसे वो दोहरा चुका है और आपकी सरकार की हिम्मत नहीं है कि एक बार भी आप जवाब दे सकें। संसद के अंदर बहस जो हुई है उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय गोलमोल घुमाने के सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। गोदी मीडिया में जब एंकर और 3 स्पेशलिस्ट के नाम पर बैठे हुए लोग उसके अपने होते हैं तब तो प्रवक्ता हल्ला मचा लेता है, लेकिन संसद में जहां आमने सामने बात होती है दुनिया देखकर आसानी से समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। आपको क्या लगता है कल संसद में जो सारी बातचीत हुई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। एक अपील मैं लगातार कर रहा हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन का बटन है। इसके अलावा लिंक्स मदद के लिए हमने दे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी। आपका हर सपोर्ट हमें ताकत देगा लगातार सच बोलने के लिए। आज के लिए इतना ही।